Hello students, we are seeing class 8 physics chapter number 13th chapter of science and not physics. 13th chapter sound, which is belonging to physics. Okay, in this topic today we are going to cover human ear. हम क्या करने वाले, ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन वो देखने से पहले थोड़ा सा साउंड का हमने ओवरव्यू करना है. क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. It is propagated in the form of wave. Sound is a type of mechanical energy. It need medium for the propagation of sound. Sound को travel करने के लिए medium चाहिए. बगैर medium sound travel नहीं कर सकता. Sound can travel through solids, liquids and gases. The speed of sound is maximum in solids and minimum in air. In air we have seen that sound ट्रैवल विद स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद में हमने ये भी देखा है कि साउंड वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड स्पेस में से ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड मून पे ट्रैवल नहीं कर सकता. बराबर है ना? ये सारी चीज़ें हमने देखी है. और हमने एक चीज़ देखी है कि साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट. लाइट और साउंड में अगर आपने रेस लगाई तो वो रेस कौन जीतेगा? डेफिनेटली लाइट जीतेगा. बराबर, ये चीजें हमने क्या की है, देखी है. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ उसकी. सी, ये डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है. आपको पता है मेरी ड्राइंग कैसी है ना? बहुत सुंदर है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, लेकिन ये डायग्राम आपको नोटबुक के अंदर ड्रॉ करनी है. ठीक है? सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ human ear. It is divided into three parts. Human ear is divided into three parts. The first part is called as what? It is called as outer ear. Second part is called as middle ear, and third part is called as inner ear. Okay, these are three parts of ear. जो आउटर पार्ट है, आपको जो बाहर से दिखता है, that is this part. ये जो पार्ट आपको बाहर से दिख रहा है, कान, जिसको आप कान बोलते हो ना, मतलब दिखा सकते हो किसी को, तो वो पार्ट कौन सा है? वो आपके ईयर का आउटर ईयर पार्ट है. बराबर है? आउटर ईयर, ये जो पार्ट है इसे पिन्ना भी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज पिन्ना. ये पिन्ना का सरफेस थोड़ा सा कर्व क्यों होता है पता है क्या? अगर साउंड यहाँ पे गिरेगा तो भी रिफ्लेक्ट होके आपके ईयर कैनल में जाएगा, यहाँ पे गिरा तो स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस साउंड को कलेक्ट करने के लिए मिलना चाहिए. For that purpose, this is broad. The outer surface of ear is broad. ठीक है? This broad surface of ear, it is called as pinna. What is the another name for it? It is called as pinna. ठीक है? Pinna के बाद में it is having a pipe-like structure. The ear is having pipe-like structure. Sound enters into this pipe. This pipe is called as ear canal. This pipe is called as what? Ear canal. At the end of ear canal, eardrum is present. At the end of ear canal, eardrum is present. ठीक है? ये जो eardrum है, ये एक सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है, बहुत ही थिन और इलास्टिक. ठीक है? eardrum क्या होता है? एक सर्कुलर मेम्ब्रेन है जो बहुत थिन होता है और बहुत इलास्टिक. इलास्टिक मतलब क्या? कितना भी बजाओ टूटेगा नहीं, उसका शेप चेंज होगा, लेकिन फोर्स अगर आपने उसके ऊपर से हटा दिया तो वो फिर से अपना शेप जो है, ओरिजिनल शेप, वो गेन कर लेगा. ऐसे सब्सटेंस को इलास्टिक सब्सटेंस बोलते हो आप. आपका ईयर ड्रम ऐसे होता है, थिन, इलास्टिक एंड सर्कुलर. ठीक है? अभी ईयर ड्रम देखो. ईयर ड्रम को अटैच्ड है आपके कान में 3 bones आर अटैच्ड टू योर ईयर ड्रम. दीज आर वेरी टाइनी बोन्स. देयर नेम्स आर, फर्स्ट बोन इज कॉल्ड एज हैमर, second is anvil and third is stirrup. Okay, hammer, anvil and stirrup. This bone, अभी केयरफुली देखो, हैमर बोन एक साइड से अटैच्ड है ईयर ड्रम को, सेकेंड साइड से अटैच है एनविल को, एनविल अटैच है एक साइड से हैमर को, दूसरे साइड से स्टीरअप को, और स्टीरअप जो है वो अटैच है ये नेक्स्ट वाले पार्ट को, इनर ईयर के पार्ट को. ठीक है ना? तो ये जो 3 पार्ट्स है, हैमर, एनविल और स्टीरअप, दे मेड मिडल ईयर. ये आपका मिडल ईयर बनाते हैं. और उसके बाद भी ये जो स्नेल लाइक आगे का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज कॉक्लिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
इनर ईयर। ठीक है, ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉक्लिया और इनर ईयर। देयर आर ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट इन दिस ईयर, इन दिस पार्ट ऑफ ईयर, ऑडिटरी नर्व्स। इसका वर्किंग देखो अभी क्या है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ह्यूमन ईयर, it is having three parts: outer ear, middle ear, inner ear. Outer ear is made up of pinna and ear canal, and on the another end of ear canal, eardrum is present. Middle ear consists of three bones: hammer, anvil and stirrup. And the inner ear consists of cochlea. Okay, अभी फंक्शन देखो क्या है इसका। सी सबसे पहले साउंड कलेक्ट करता है पिन्ना साउंड को कलेक्ट करके उसको एंटर कराता है ईयर कैनल में। इन ईयर कैनल द साउंड फॉल्स ऑन ईयर ड्रम। साउंड जो है आपने सुना हुआ वो कहाँ पे पड़ता है? ईयर ड्रम पे पड़ता है। नाउ वी नो दैट साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। मीडियम वाइब्रेट होता है साउंड की वजह से, और वो साउंड जब ईयर ड्रम के ऊपर गिरेगा, दिस ईयर ड्रम ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। This eardrum vibrates because of the sound. These vibrations are transferred to these three bones. Eardrum vibrate होगा, उसकी वजह से hammer, anvil, stirrup, all these three bones will start vibrating, and these vibrations are transferred. See, from eardrum से hammer को जाते हैं vibrations, hammer से anvil को जाते हैं, anvil से stirrup को जाते हैं, और ये stirrup से जो vibrations है, ये vibrations कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? कॉक्लिया में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर लिक्विड होता है। ओके, देयर इज ए लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड कॉक्लिया विच कंटेन्स ऑडिटरी नर्व्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, रिसीव करते हैं, और उनका ऑडिटरी सिग्नल्स में कन्वर्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? वाइब्रेशंस का ऑडिटरी सिग्नल में कन्वर्शन करते हैं, जो सिग्नल्स बाद में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं वो बाद में ब्रेन को पहुंचाए जाते हैं। ब्रेन उसका एनालिसिस करता है और हमने क्या सुना उसका मीनिंग हमें एक्सप्लेन करता है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अवर ह्यूमन ईयर। ठीक है, आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आई है। अगर आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आप मुझे बोलो कि मिस हमें नहीं समझा, ग्रुप में डालो, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा ईजी वे में। ठीक है, लेकिन आई होप मैक्सिमम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या था? पिन्ना साउंड को कलेक्ट करता है, ईयर कैनल में सेंड करता है, ईयर कैनल में के एंड में ईयर ड्रम है जो साउंड की वजह से वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशंस पास किए जाते हैं तीन बोन्स को, ये बोन्स वाइब्रेशंस पास करते हैं कॉक्लिया को, कॉक्लिया में ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, वाइब्रेशंस को कैच करते हैं और उनका कन्वर्शन ऑडिटरी सिग्नल में करके ब्रेन को सेंड करते हैं। ठीक है, इन दिस वे वी कैन हियर साउंड बाय यूजिंग अवर ईयर। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमें देखना है दैट इज रिलेटेड टू वाइब्रेशन। अभी हमने ये देखा है कि साउंड इज ए टाइप ऑफ वाइब्रेशन। साउंड क्या है? वाइब्रेशन है ना। तो ये वाइब्रेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखने वाले हैं दैट इज व्हाट, वेयर इज माय पेन, द टॉपिक इज कॉल्ड ऑसिलेशन। द टॉपिक इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अभी यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनो, ऑसिलेशन जब फास्ट होते हैं देन दे आर कॉल्ड एज वाइब्रेशंस। ठीक है, फास्ट ऑसिलेशन जहाँ पे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशन? वाइब्रेशन टर्म इज यूज्ड फॉर फास्ट ऑसिलेशन। फास्ट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? वाइब्रेशन। फास्ट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। ठीक है ना। अभी पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मीन्स द to and fro movement of an object is called oscillation. The to and fro movement of an object, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट आगे जाता है, फिर वापस अपनी प्लेस पे आता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आगे जाता है, फिर अपने जगह पे वापस आता है।
मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये जो मूवमेंट है अपने मेन पोजीशन के अलोंग ऑब्जेक्ट की आगे पीछे जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। ओके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन। हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? हम इस साउंड चैप्टर में ऑसिलेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी चीज़ जब ऐसे मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो इसके वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूसेस साउंड। ओके, सो साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ व्हाट? वाइब्रेशन। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशन। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम मतलब एक बॉब होता है, दिस इज कॉल्ड एज बॉब। It is attached to a thread and when we push it, it perform oscillations. It perform oscillation. This is example of oscillation. और कोई दूसरा? आपका जो स्विंग होता है, झूला, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, बराबर है। उसके बाद में आपकी जो नीडल है, स्विंग मशीन की नीडल है ना, वो ऑसिलेशन परफॉर्म करती है। उसके बाद में जो मार्चिंग सोल्जर्स है, सोल्जर्स जो मार्च पास्ट करते हैं, वो भी क्या करते हैं? उनके हैंड्स और लेग्स क्या करते हैं? ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशन। अभी हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू सी सम टर्म्स, कॉमन टर्म्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशन। कौन सी है? देखो, टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशन। सी, terms related to oscillation. Terms related to oscillation. Number 1 is one oscillation. One oscillation मतलब क्या? One oscillation मतलब क्या? ये पेंडुलम है मेरे पास, I am having this pendulum. It moves forward, come back to mean position, टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, कम बैक टू मेन पोजीशन। ये जो सेट है, पूरा सेट एक वाइब्रेशन का है ना, मतलब मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करना और फाइनली मेन पोजीशन पे वापस आना, पूरा एक मोशन का सेट कंप्लीट करके, ये जो है इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। सो हाउ आई कैन राइट इट इन डेफिनेशन फॉर्म? द वन सेट ऑफ to and fro movement of an object, one set of to and fro movement of an object is called one oscillation. ओके, वन सेट ऑफ मूवमेंट, एक मूवमेंट जो है ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म की हुई, एक सेट ऑफ मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन, उसे हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। सेकेंड डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? फिर से देखो, ये मेरे पास पेंडुलम है, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये यहाँ तक गया, मैक्सिमम यहाँ तक गया, फिर इसको रिटर्न आना है ना, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, फिर रिटर्न आएगा। ओके, तो ये इसकी, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज इट्स मेन पोजीशन, जहाँ पे वो स्टेबल होता है ना, इट इज कॉल्ड एज इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से ज़्यादा ये यहाँ तक जा सकता है, दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? मेन पोजीशन से मैक्सिमम कहाँ तक ये मूव कर सकता है? ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑसिलेशन, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है ना, जो इसने मैक्सिमम कवर किया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड। लिखेंगे इसको वर्ड में, द मैक्सिमम डिस्टेंस covered by an object from mean position, कहाँ से? mean position से। the maximum distance covered by an object from mean position is called its
एम्पलीट्यूड, उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड, उसे हम बोलेंगे साउंड का, और साउंड का मतलब किसी भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विथ द डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विथ डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज मेजर्ड इन मीटर। आप क्या करोगे, एम्पलीट्यूड का में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे। दिस इज सेकेंड डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन जो है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या, एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट ने एक ऑसिलेशन परफॉर्म किया, एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए उसे जितना टाइम लगता है, सॉरी, दैट टाइम इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, दैट टाइम इज कॉल्ड एज नॉट एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। तो इसको लिखेंगे कैसे, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, the time taken by an object to complete one oscillation, एक oscillation complete करने के लिए, the time taken by an object to complete one oscillation is called time period. The time taken by an object to complete one oscillation, एक oscillation complete करने के लिए जो time लगता है ना ऑब्जेक्ट को, that time is called as टाइम पीरियड। उस टाइम को आप क्या बोलते हो, आप उस टाइम को बोलते हो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसका सेकेंड। टाइम पीरियड आप गिनते हो सेकेंड में, टाइम पीरियड काय में मेजर करते हैं हम, सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, frequency means the number of oscillations takes place in unit time। अगर आपने यूनिट टाइम कंसिडर किया, यूनिट टाइम मतलब फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, हाँ, यूनिट का मतलब होता है 1। अगर आपने 1 सेकेंड इतना टाइम कंसिडर किया तो उतने टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। उसे आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो। फ्रीक्वेंसी इंडिकेट की जाती है, आप इसको इंडिकेट करते हो एफ से या एन से, हम यहाँ पे एफ ही यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ से इंडिकेट करते हैं। और इसका यूनिट ध्यान में रखो, यूनिट है इसका हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज, सिंबल के फॉर्म में इसको लिखते हैं एच सेड, ठीक है ना। दिस इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी, या टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय एफ भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मतलब टाइम पीरियड, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दी है तो मैं टाइम पीरियड निकाल सकती हूँ, अगर मुझे टाइम पीरियड दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ। तो ये 4 टर्म्स है ऑसिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, ऑसिलेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपल वाला प्रॉब्लम लेते हैं, सी। एग्जाम्पल, a pendulum makes 15 oscillations in 5 seconds. Okay, what is the frequency and time period of oscillation, time period of pendulum? What is the situation given कि एक पेंडुलम है जिसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही है 15, 15 कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। पहले लिख लो जो दिया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने दिए हैं, इक्वल टू 15, टाइम कितना दिया है, इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना।
क्या ये 5 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड आप कितने सेकेंड के लिए निकालते हो? टाइम पीरियड निकालते हो आप एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम। अभी यहाँ तो ऑसिलेशंस कितने हुए हैं? 15 हुए हैं, है ना? तो 15 ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम कितना रहेगा? कैसे निकालोगे आप? 5 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं? इन 5 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल टू 15, है ना? इन 5 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल टू 15। देयरफॉर इन 1 सेकेंड 5 की वैल्यू दी है, 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू क्या होगा? 15 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा? 15/5 यानी कि 3, है ना? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड दैट इज इक्वल टू कितना होता है? 3 होता है। मतलब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितनी मिली? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मिली आपको 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी मिली? 3 ऑसिलेशन पर सेकेंड ना, मतलब कितना? 3 हर्ट्ज। एंड टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड फॉर्मूला है 1/f, मतलब 1/3। पॉइंट में आएगा आंसर। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 को 1 से नहीं, 1 को 3 से डिवाइड करना है। पहले तो डिवाइड नहीं होता है, आप ऊपर 0 लोगे, है ना? फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया मैंने और यहाँ पे दिया पॉइंट। 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, बचेगा कितना? 1। फिर 0 दो, फिर 3 आएगा, फिर 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे 0.333333 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं सीधे सीधे लिख सकती हूँ। 3 रिपीट हो रहा है ना, जो रिपीट होता है ना वो अपन सर के ऊपर डॉट देते हैं उसके। तो ये नंबर कौन सा हुआ आपका? टाइम पीरियड कितना हुआ? 0.3 डॉट सेकेंड्स। समझा? तो ऐसे आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल लिखो, सॉल्व करो, ईयर की डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय।